नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट विच इज आल्सो कॉल्ड एज द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली it is defined as the apparent change in frequency of light. Apparent change in frequency of light due to the relative motion of the source and observer. यदि हम ये मान लें कि हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का और इट इज इमिटिंग द लाइट, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो उस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, और ये दोनों ही यदि मूव करते हैं, या सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करें, तो इनके मूव करने से यहां से जो लाइट इमिट हो रही है, इस लाइट की फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंज महसूस होता है, कुछ चेंज जो है वो लगता है। और वो जो चेंज महसूस होना है, एपरेंट चेंज, जो चेंज अपेयर होता है फ्रिक्वेंसी में सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से, उसको हम जो है वो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली डॉपलर इफेक्ट इट वाज गिवन बाय द ऑस्ट्रियन फिजिक्स जेएस डॉपलर इन 1882। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली शुरू में ये साउंड के लिए दिया गया था, जो आपने पहले पढ़ रखा है, जिसमें हम कहते हैं चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। यदि साउंड की फ्रिक्वेंसी में चेंज हो रहा है तब हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। और यदि जो इसका एनालॉगस है, इसका जो सिमिलर पार्ट है लाइट के केस में, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, तब हम कहते हैं इसको रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो साउंड में होगा तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, और लाइट में होगा देन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। दोनों बातों में, साउंड और लाइट के केस में जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें थोड़ा जैसा डिफरेंस है। डॉपलर इफेक्ट जो साउंड के केस में होता है, इट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सोर्स है और ऑब्जर्वर है। यदि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आता है, तो दोनों केसेस में जो एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी हुआ इट विल बी डिफरेंट। यदि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो कुछ और होगा, यदि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो कुछ और होगा। इसीलिए इसको जो है वो एसिमेट्रिकल कहते हैं, वो सिमेट्रिकल नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ लाइट द डॉपलर इफेक्ट इज सिमेट्रिकल। यहां पे लाइट के केस में सिमेट्रिकल होता है, मींस लाइट के केस में डॉपलर इफेक्ट में ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वेदर सोर्स इज मूविंग और ऑब्जर्वर इज मूविंग। इसलिए जो लाइट के केस में डॉपलर इफेक्ट है वो सिमेट्रिकल कहते हैं, और साउंड के केस में इट इज एसिमेट्रिकल। दूसरा डिफरेंस है कि जो लाइट है उस केस में दो तरह के इफेक्ट्स देखते हैं हम। एक हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक हम कहते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। वेयर एज इन केस ऑफ साउंड के केस में सिर्फ एक ही डॉपलर इफेक्ट होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स इफेक्ट जो है वो साउंड के केस में नहीं होता है, ये दूसरा डिफरेंस है। उसके बाद जो साउंड के केस में डॉपलर इफेक्ट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू एयर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। वेयर एज इन केस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो मीडियम, लाइट का चलना जो है, लाइट की वेलोसिटी जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये इसके केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस जो है वो हमने आपको बताए, मगर बेसिकली आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि एपरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से जो लाइट की फ्रिक्वेंसी में चेंज महसूस होगा, जो चेंज नजर आएगा, उसको हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और मैंने कहा कि जो डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है या डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, वो दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। तो इन दोनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन है इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। यदि आप जो इफेक्ट को महसूस कर, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल टू द
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि जिस तरफ लाइट चल रही है उसके पैरेलल में यदि आप ऑब्जर्व करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज द डॉपलर इफेक्ट। अब इसको यहां से समझते हैं, ये एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मींस यहां पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर होगा जो इस इफेक्ट को जो है वो देखेगा, ये ऑब्जर्वर है और ये कहां पे है, दिस इज स्टेशनरी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे है इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मगर जब हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं या सोर्स की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या होगा, एक डिवाइस होगा, इक्विपमेंट होगा जो इस चीज को ऑब्जर्व करेगा। एक ऑब्जर्वर यहां पे है और एक ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे है, और ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये दूसरे वाला ऑब्जर्वर है, इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्जर्वर जो है ये भी मूव करेगा या इसी के ऊपर जो है वो इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो माना गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इनिशियली यहां पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इट विल इमिट द लाइट सिग्नल, ये लाइट सिग्नल को जो है वो इमिट करेगा। और यहां से जो लाइट इमिट होगी दैट लाइट विल मूव इन ऑल द डायरेक्शन, मगर हम सिर्फ लाइट की वही डायरेक्शन की बात करेंगे विच इज पैरेलल टू द दिस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये लाइट जो है वो इस तरफ जा रही है और हम इसका इफेक्ट जो है वो इसी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट जो है वो कहेंगे। इसी तरफ होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ देखेंगे तब हम ट्रांसवर्स की बात करेंगे, वो नेक्स्ट केस में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऑब्जर्वर यहां पे है, दिस इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऑब्जर्वर यहां पे है, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है विच विल इमिट द लाइट पल्स विच मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अब हम यहां से शुरू में ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो शुरू में जब टाइम 0 था, एट t इक्वल टू 0, जब हमने टाइम क्लॉक की रीडिंग शुरू की उस समय जो O होगा और O डैश होगा और ये सोर्स होगा और ऑब्जर्वर होंगे, दोनों वो कहां होंगे, सारे के सारे जो है वो O पॉइंट के ऊपर ही होंगे। मींस वो दोनों जो है वो आपस में क्या होंगे, कोइंसाइडिंग होंगे, आपस में जो है वो मिल रहे होंगे। तो फर्स्ट सिग्नल जो है वो t0 पर हमने दिया और उसके बाद जो दूसरा सिग्नल हमने इसमें ट्रांसमिट किया उसमें वो t1 टाइम के ऊपर, t इज इक्वल टू t1 टाइम के ऊपर दिया। तो इसका जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल वो हो गया t1 माइनस 0, इट इज इक्वल टू t1। हमने यहां पे सिग्नल दिया कब, जब टाइम 0 था और उसी समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। और दूसरा सिग्नल जो हमने कब दिया, t1 टाइम के ऊपर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम इंटरवल का वो हो गया t1 माइनस 0, इट इज इक्वल टू t1। अब ये जो टाइम है इसको जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओ डैश पे बैठा जो ऑब्जर्वर है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा। जो फर्स्ट वाला है उसके हिसाब से जो फर्स्ट सिग्नल है वो 0 पर दिया और दूसरा सिग्नल जो है वो t1 पे दिया, तो इसका जो डिफरेंस है वो t1 आया अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से वो जब इस चीज को रिकॉर्ड करेगा तो उसके हिसाब से जो दो सिग्नल हैं, जो एक 0 पर दिया गया था और t1 पे दिया गया था, वो कब मिलेंगे वो हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देन एट o डैश जो ऑब्जर्वर दूसरे वाला है इन फ्रेम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश में जो है उसकी रीडिंग क्या होगी, यदि हम ये निकालना चाहें देन वी यूज द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस bt अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फॉर x। और जो टाइम के लिए होती है इट इज t इक्वल टू t माइनस b अपॉन c स्क्वायर इंटू x अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि शुरू में जो फर्स्ट वाला सिग्नल था उसके लिए
कोइंसाइडिंग था, तीनों चीजें जो है वो ओ डैश आपस में कोइंसाइड कर रही थी। इसीलिए जब x की वैल्यू 0 होगी उस समय x डैश की वैल्यू भी 0 होगी, और उसमें t की वैल्यू टाइम की 0 है और t डैश की वैल्यू भी 0 होगी। तो शुरू में जब फर्स्ट सिग्नल दिया गया उस समय ये तीनों चीजें, सोर्स, ऑब्जर्वर, दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस देवर कोइंसाइडिंग, इसलिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में सभी की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएंगी। मगर अब हम दूसरे सिग्नल की बात करते हैं। जो दूसरा सिग्नल दिया गया, दूसरा सिग्नल दिया टाइम t1 पे, मगर दिया वहीं से, पोजीशन जो है वो फिक्स है। तो फॉर सेकंड सिग्नल जब सेकंड पल्स दी गई, सिग्नल दिया गया, वो कहां से दिया, जब x की वैल्यू 0 थी और टाइम की वैल्यू जो है t1 थी, जैसा मैंने पहले बता दिया। तो जो हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख रहे हैं वहां से लिखें। हमने लिखा था x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यदि हम t डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये था t माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे जो x है इसकी वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा t, और टाइम की वैल्यू t1 है तो t1 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ऊपर वाले केस में भी यहां टाइम जो है वो t1 था तो ये t1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x डैश आ गया और t1 डैश आ गया। इसका मतलब जो सेकंड सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड सिग्नल। जो दूसरा सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहां से हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इट इज इक्वल टू v इंटू टी डैश। हम ये कह रहे हैं कि जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो b वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है, और जो टाइम है कितना लिया उसने, t डैश। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा x इट इज इक्वल टू b, और t डैश की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, इट इज t1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा x की जो है वो वैल्यू आई। नाउ टाइम टेकन बाय द सेकंड सिग्नल, टाइम टेकन बाय द सेकंड सिग्नल, टोटल टाइम वो कितना लेगा उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो इस टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी डैश, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा एक्स, और वेलोसिटी क्या होगी, c। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस, वो यहां हमने कैलकुलेट कर लिया है, और सिग्नल कैसे मूव करेगा, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें तो ये हो जाएगा v t1 अपॉन c इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डैश। ये जो सेकंड सिग्नल है वो जो टाइम लेगा उसकी बात है। अब यहां से जब हमने x डैश शुरू में x फ्रेम से सिग्नल को जब हमने इमिट किया था तो जो टाइम टेकन फॉर द रिसेप्शन ऑफ टू सिग्नल एट x डैश इक्वल टू 0, मतलब सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो थी वहां पर टाइम टेकन टू रिसीव बोथ द सिग्नल, दोनों सिग्नल्स को रिसीव करने में वो कितना टाइम लेगा उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज इट इज t1 डैश। तो t1 डैश कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जितना सिग्नल टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय सिग्नल ने कितना टाइम लिया वो, प्लस टाइम टेकन टू कवर एडिशनल पाथ डेल्टा एक्स बाय फ्रेम एस डैश। इस बात को समझ लें कि जब हम यहां से सिग्नल को छोड़ेंगे, यहां से जो फर्स्ट सिग्नल हमने दिया था वो तो एग्जैक्टली उसमें था जब ये दोनों जो है वो आपस में मिल रहे थे। तो जब ये फिक्स फर्स्ट सिग्नल चलेगा और फिर उसके बाद जब हम सेकंड सिग्नल को यहां से, सेकंड पल्स को यहां से इमिट करेंगे
तो जिस समय तक पल्स यहां से निकल करके यहां तक पहुंचेगी उस समय में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और आगे हो जाएगी। तो मान लो पहले इतनी थी और बाद में इसने यहां से एक्स्ट्रा जो है वो आगे तक डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। तो ये वो डिस्टेंस जो लाइट ने कवर किया प्लस ये एडिशनल पाथ हो गया लाइट के लिए, क्योंकि फ्रेम जो है सेकंड वाली वो उतनी आगे चली गई है क्योंकि इस तरफ मूव कर रहा है, मींस ऑब्जर्वर जो है सेकंड फ्रेम वाला ये उतना आगे चला गया है। तो हमने यहां पे ये लिखा कि टाइम टेकन बाय द सिग्नल और जितना वो ऑब्जर्वर आगे गया है वो टाइम। तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल जो हम फर्स्ट केस के लिए ले रहे थे वो तो है टी डैश, तो ये हो गया टी डैश और एडिशनल कितना आ गया, इट इज डेल्टा टी डैश। ये हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास T1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब हम दोनों वैल्यूज हमने निकाली हैं उनको हम यहां पे पुट करेंगे। तो मैंने ये कहा कि T1 डैश इट इज इक्वल टू टी डैश, टी डैश की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज इक्वल टू T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतना टाइम लगेगा, प्लस एडिशनल के लिए कितना है बी बाई सी इंटू T1 और डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा T1 और इवन ब्रैकेट वाली टर्म 1 प्लस बी अपॉन सी ये कॉमन और यहां पे आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है T1, इसको मैंने अंडर रूट लगा रहा हूं मैं 1 प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी लगाया और अंडर रूट भी लगाया तो एक ही बात है, और नीचे हमारे पास टर्म है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा T1 डैश इट इज इक्वल टू, इसको यदि हम और आगे सॉल्व करें तो यहां से यहां यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू ये T1 और ऊपर वाली टर्म में स्क्वायर है तो 1 प्लस बी अपॉन सी और 1 माइनस बी अपॉन सी और नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन सी इंटू 1 प्लस बी अपॉन सी, सॉरी ऊपर वाले में दोनों में ही प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा T1 डैश इट इज इक्वल टू T1 और यहां अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन सी और यहां पे 1 माइनस बी अपॉन सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज T1 डैश इट इज इक्वल टू T1 और अंडर रूट सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी। जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो इस टाइम को यदि हम चेंज करना चाहें तो इस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन टी डैश फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे म्यू डैश इट इज इक्वल टू म्यू और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो सी माइनस बी ऊपर चला जाएगा और सी प्लस बी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया कि जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो हमें महसूस होगी वो है म्यू और जो हमें नजर आएगी महसूस होगी वो म्यू डैश, एक्चुअली में म्यू है और ये जो चेंज होकर आएगी वो म्यू डैश है। यहां पे देख रहे हैं ये सी माइनस बी है और ये सी प्लस बी है क्योंकि सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी अंडर द रूट इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए देन इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब म्यू डैश इट इज लेस देन म्यू। तो मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कम महसूस होगी, कम नजर आएगी, इसको हम जो है वो कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है डिक्रीज। तो हमने ये कहा था कि सोर्स यहां पे है और जो ऑब्जर्वर है हमारे पास वो ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है, तो जब ऑब्जर्वर जो है वो मूव अवे करेगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मगर यही यदि रिवर्स हो जाए कि सोर्स यहां पे है और जो ऑब्जर्वर है इट इज अप्रोचिंग द सोर्स टुवर्ड जा रहा है, टुवर्ड द सोर्स जा रहा है, तो उस केस में जो बी वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से,
जब हम इसको माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो यही वाला जो फॉर्मूला है ये ऐसे हो जाएगा, म्यू डैश इट इज इक्वल टू म्यू, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो म्यू डैश है इट इज ग्रेटर देन म्यू। इसका मतलब यदि ऑब्जर्वर दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यदि वो नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी। ये इन दोनों बातों में जो है वो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये दूर जाना और पास में आना, इसको हम जो है वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली ये रेड शिफ्ट हमें इस बात को भी बताता है कि ये जो यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। अब हम दूसरी तरह का जो इफेक्ट मैंने बताया था, डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, उसकी बात करते हैं। जो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट है उसमें सिर्फ यही है कि ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे वो ऑब्जर्वेशन जो होगी, ऑब्जर्वेशन एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर एट राइट एंगल टू द मोशन, राइट एंगल टू द मोशन ऑफ लाइट। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब यहां पे सोर्स सेम चीज, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये दूसरे वाला ऑब्जर्वर यहां पे है, सेम चीज है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये इसी तरफ जा रही है बी वेलोसिटी के साथ, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। मगर अब जो सोर्स होगा, इस सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है, पहले हम इस तरफ देख रहे थे, अब हम उस लाइट को ऑब्जर्व ऊपर की तरफ से करेंगे। हम यहां से जो ऑब्जर्वर है देखने वाला, वो ऊपर से इसको ऑब्जर्व करेगा, और जो लाइट है वो तो ऐसे ही चलेगी, तो ऐसे जा रही है, और जो ऑब्जर्व करने वाला है वो उसको ऊपर से देख रहा है। इसका मतलब जो ऊपर की तरफ लाइट जा रही होगी, उस ऊपर वाली लाइट के इफेक्ट को हम जो है वो देखेंगे। तो लाइट इज ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, या इसको ऐसे ले लो कि ये फ्रेम इस तरफ जा रही है और ये जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे है, इसका मतलब ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है। और यदि हम ये देखें कि लाइट जो है वो इस तरफ जा रही है तो क्या होगा, तो लाइट ऊपर की तरफ जा रही है और जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ जा रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और उस केस में हम जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। उसको हम ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जो है वो कहते हैं। इसको मैं कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर लेता हूं कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है ये इस तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, और हम ये मान के चलते हैं कि मान लो जो लाइट है इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो लाइट इस तरफ जा रही है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, तो इसको हम जो है वो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। तो सेम जैसे हम पहले बात कर रहे थे उसी तरह से बात करेंगे कि यहां पे दो सिग्नल दिए गए फॉर फर्स्ट सिग्नल। जब एक बार जो है वो सिग्नल दिया गया तो वो उस समय ये ओ डैश जो है वो ओ के ऊपर कोइंसाइड करेगा, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, टी की वैल्यू भी 0 होगी, एक्स डैश की वैल्यू भी 0 होगी, और टी डैश की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि उस समय ये दोनों जो है वो आपस में कोइंसाइडिंग हो गए। उसी समय जैसे ही सिग्नल देंगे उसके बाद ये फ्रेम जो है वो चलना शुरू करेगी, इसलिए शुरू की वैल्यूज तो ये होगी। ये सारे के सारे जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइडिंग है, इसीलिए इनकी वैल्यू जो है वो ओ और ओ डैश ये कोइंसाइड कर रहे हैं। इवन सोर्स वो भी कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां से सेम चीज आएगी। नाउ फॉर सेकंड सिग्नल, यदि हम सेकंड सिग्नल की बात करें, सेकंड सिग्नल जब दूसरा सिग्नल दिया जाएगा तो उस केस के लिए, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी और टाइम की वैल्यू t1 होगी, जब सेकंड पल्स देंगे तो उस समय क्या होगा, ये फर्स्ट पल्स थी, फिर यहां से हम एक सेकंड पल्स जो है वो देंगे, तो जब सेकंड पल्स जाएगी उसके लिए सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या वैल्यूज होंगी। तो यदि हम x डैश निकालना चाहते हैं तो क्या बताया था, x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सिंपली वी कैन राइट इट एज माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जो टाइम t डैश होगा इसके लिए ये था t1 माइनस 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है जो लाइट है वो राइट एंगल पे ऑब्जर्व कर रही है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं होगा। जो पिछले केस में हमने एक्स्ट्रा पाथ लिखा था, नो एक्स्ट्रा पाथ। एक्स्ट्रा पाथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ किसकी वजह से होता है? मूविंग मोशन ऑफ ऑब्जर्वर इन एस डैश। तो ये एस डैश वाला ऑब्जर्वर तो इसी तरफ जा रहा है, तो लाइट कहां मूव कर रही है? ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। तो उस केस में जो एडिशनल पाथ है वो अराइज नहीं होता है। तो जनरली जो टाइम की वैल्यू है वो सेम रहेगी, मतलब जो टाइम t1 डैश होगा वो t डैश के बराबर ही होगा, और ये t1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हमने कहा था कि रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा μ1 डैश इट इज इक्वल टू म्यू, और इसको म्यू लिख लेते हैं, और साथ में हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल करें या म्यू भी लिख दो तो ये हो जाएगा म्यू डैश इट इज इक्वल टू म्यू, और यहां पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी की आ गई, और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है इट इज लेस देन 1 है, इसका मतलब म्यू डैश की वैल्यू जो है वो म्यू से कम आएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, और ये जो चेंज है इसको हम ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। मगर ये जो डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट है, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स, नॉट इन साउंड। साउंड के केस में नहीं होता है, या क्लासिकल मैकेनिक्स में ये ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ ये कहां पे होता है? लाइट के केस में, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में जो है ये चीज हमारे सामने आती है। तो मैंने दोनों तरह के लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है जिसको हम डॉपलर शिफ्ट वर्ड कहते हैं। डॉपलर शिफ्ट का मतलब हुआ चेंज। डॉपलर शिफ्ट मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो चेंज होगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन की वजह से जो भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उसको हम जो है वो डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट की बात करें, जो हमने लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट में जो डिस्कस किया था, वहां पे हमने ये कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी म्यू है इट इज इक्वल टू, या म्यू डैश इट इज इक्वल टू म्यू, और यहां पे था इसको 1 माइनस बी अपॉन सी, और नीचे था 1 प्लस बी अपॉन सी, ये हमने निकाला था। अब आपको मालूम है कि रिलेशन होता है कि जो म्यू फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये यहां पे पुट करें तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश, और यहां पे सी अपॉन लैम्डा, और ये ब्रैकेट अंडर रूट वाली टर्म सेम रहेगी 1 माइनस बी अपॉन सी, और 1 प्लस बी अपॉन सी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहां से यदि हम लैम्डा डैश निकालना चाहें तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां पे अंडर रूट 1 प्लस वाली टर्म ऊपर चले जाएगी बी प्लस सी, और 1 माइनस बी बाय सी। अब यदि हम इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करके सेम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस बी अपॉन सी से, और इसको भी 1 प्लस बी अपॉन सी से, तो एक ही बात है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डैश इट इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां पर जो हमारे पास ये टर्म है उसमें ये वाली टर्म जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन सी, सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस बी अपॉन सी, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस 1/2। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से यदि एक्सपेंड करें तो ये आएगा लैम्डा डैश इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस बी अपॉन सी, और यहां पे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस
ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। और यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म जो है यदि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारे पास रहेगा लैम्डा डैश इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस बी अपॉन सी, और लैम्डा डैश इट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस बी अपॉन सी इंटू लैम्डा। इसको इस तरफ ले जाएं, लैम्डा माइनस डैश माइनस लैम्डा इट इज बी बाय सी इंटू लैम्डा। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आया इट इज कॉल्ड एज द डॉपलर शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी में कितना वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा लैम्डा इट इज इक्वल टू बी अपॉन सी इंटू लैम्डा, दैट इज द ओरिजिनल वेवलेंथ। तो यदि हमें ओरिजिनल वेवलेंथ मालूम है, बी वेलोसिटी जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो मालूम है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज होगा उसको हम जो है वो निकाल सकते हैं। यदि b की वैल्यू जो है, इफ v इज पॉजिटिव, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑब्जर्वर है दैट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस केस में जो डेल्टा लैम्डा होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी, वो पॉजिटिव आएगी। और जब पॉजिटिव आएगी हम इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रेड शिफ्ट। जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट इमिट करता है, और लाइट में जो है वो 7 कलर्स होते हैं, मगर जब सोर्स आगे की तरफ, ऑब्जर्वर आगे की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से जो लाइट है उसका जो कलर है दैट शिफ्ट टुवर्ड द रेड कलर, जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। और यदि बी जो है इफ इट इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो ऑब्जर्वर है इस सोर्स की तरफ आ रहा है, उस केस में डेल्टा लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और उस केस में कलर जो है लाइट का दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द ब्लू कलर, जिसको हम जो है वो ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये दो तरह के शिफ्ट हैं जिनको हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के नाम से जान सकते हैं। तो जब रेड शिफ्ट है इसका मतलब कोई चीज जो है वो दूर जा रही है, और यदि लाइट में ब्लू शिफ्ट होता है इसका मतलब कोई चीज जो है वो नजदीक आ रही है। इसको आप यहां से देख सकते हैं कि मान लो यहां ये अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर जो है वो कोई ऑब्जर्वर है जो उस लाइट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो लाइट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये हॉट स्टार है, कोई और ऐसे मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हॉट स्टार यहाँ पे ये इसके नजदीक आ रहा है। तो जब ये नजदीक आएगा तो यहां से जो लाइट इमिट हो रही है, व्हाइट लाइट जो इमिट हो रही है जिसमें 7 कलर्स हैं, उसमें से ब्लू वाला कलर जो है वो हमें दिखाई देगा। और ब्लू कलर दिखाई देता है, इसका मतलब कि वो जो स्टार है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड द अर्थ, और जब ये दूर जा रहा है तो यहां से जो लाइट इमिट हो रही है रेड कलर की है, तो जब रेड कलर हुआ मतलब दूर जा रहा है। तो रेड शिफ्ट का मतलब हुआ कि कोई चीज दूर जा रही है, और जो ब्लू शिफ्ट का मतलब हुआ कोई चीज नजदीक आ रही है। तो जनरली जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं तो वहां से रेड शिफ्ट हमें दिखाई देता है, जिससे हमें यह लगता है कि जो सोलर सिस्टम है, हमारा यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। नाउ इस डॉपलर शिफ्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी जनरली आ जाता है, जैसे डॉपलर शिफ्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सिंपल एग्जांपल है कि स्पेक्ट्रल लाइन नॉर्मली एट 4000 एंगस्ट्रॉन्ग or shifted to 399 angstrom by relative motion of the source. What is the velocity of the source along the line of sight? तो हमें velocity निकालनी है। तो अभी ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो velocity निकाल सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा 1 दिया है, लैम्डा 2 दिया है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। c is the velocity of light। तो इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल्स जो इस डॉपलर इफेक्ट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर या जो डॉपलर शिफ्ट के ऊपर बेस्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो एग्जाम में आते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। हम जो है मोशन को स्टडी करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जनरली जैसे हम कहते हैं टू चेक द ओवर स्पीड ऑफ व्हीकल्स। यदि व्हीकल जो है वो चल रहे हैं, आपने देखे होंगे, तो उनको चेक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर से चेक कर लेते हैं। तो वहां से लाइट की जो रिफ्लेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वहां से हमें पता चल जाता है कि जो गाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है। रडार्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इवन एयरक्राफ्ट एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो स्पीड्स और गैलेक्सीज को मोशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। हम एयरक्राफ्ट को के मोशन को गाइड करने के लिए, या कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट जो हमारी बाउंड्री में आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। और अल्ट्रासाउंड की फॉर्म में हार्ट बीट को या ब्लड सर्कुलेशन
ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट बीट को मेजर करने के लिए भी हम इसको जो है वो यूज करते हैं। बैट्स जो है इसी तरह के मैकेनिज्म को यूज करती है को रात को किसी बीच में ऑब्स्टेकल जो भी आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जहां पे ये डॉपलर इफेक्ट जो है वो यूज होता है। तो आई होप कि आपको ये डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, जिसमें मैंने ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और डॉपलर शिफ्ट और साथ में इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है, ये आपको समझ आया होगा। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब